हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग बाय एमी मॉरिन। यह किताब सिखाती है कि इंसान अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पाकर मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकता है। देखिए, एक बात बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग ताकत को बाहर ढूंढते हैं, ज्यादा पैसे, ज्यादा पावर, ज्यादा पहचान। लेकिन लेखक शुरुआत में ही एक झटका देते हैं। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी टूटेंगे नहीं। इसका मतलब है कि डर, गुस्सा, शर्म, पछतावा, इन सबके होते हुए भी आप सही कदम चुन सकें। यार, ये लाइन बहुत सीधी है लेकिन भारी है। मेंटल स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग इमोशंस, इट्स अबाउट मैनेजिंग देम। यानी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें संभालना सीखना ही असली खेल है। इसका मतलब यह हुआ कि रोना कमजोरी नहीं, पर हर फैसले को आंसुओं से चलाना भी समझदारी नहीं। लेखक यहां एक बेसिक फ्रेमवर्क रखते हैं। मानसिक मजबूती 3 चीजों से बनती है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या करते हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हैं। अगर सोच गलत है, भावना बिगड़ेगी, भावना बिगड़ी तो हरकत उल्टी हो जाएगी। और उल्टा भी सच है। अगर आप सही हरकत चुन लें तो भावना और सोच धीरे धीरे लाइन पर आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर शुरू कहां से करें? यहीं से पहला अध्याय असली काम शुरू कर देता है। सबसे पहले लेखक उस आदत पर चोट करते हैं जो हमें अंदर से खोखला करती है, खुद पर दया करना। यार, जरा ध्यान से सुनिए। खुद पर दया करना और खुद के प्रति करुणा रखना अलग चीजें हैं। करुणा कहती है, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई, मैं सीख सकता हूं। लेकिन सेल्फ पिटी कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही सवाल दिमाग को बंद गली में ले जाता है। लेखक साफ कहते हैं, सेल्फ पिटी ड्रेन्स योर मेंटल स्ट्रेंथ। इसका अर्थ ये नहीं कि दर्द महसूस मत करो, अर्थ ये है कि दर्द में डूबकर वहीं डेरा मत डालो। अब इसे जीवन में कैसे लागू करें? पहला व्यावहारिक कदम, पन्नी भाषा पकड़िए। जब भी मन में आए मेरी किस्मत ही खराब है, वहीं रुक जाइए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं। यही सवाल आपको विक्टिम मोड से एक्टर मोड में ले आता है। एक साधारण अभ्यास दिया गया है। दिन के अंत में 3 चीजें लिखिए जो आपके कंट्रोल में थीं और आपने उन्हें ठीक से किया। छोटी जीतें बहुत छोटी भी चलेंगी। दिमाग धीरे धीरे सबूत मांगना छोड़ देता है कि आप बेबस हैं। लेखक एक और आम गलती दिखाते हैं, बीते हुए को बार बार जीना। पछतावा, गिल्ट, काश ऐसा कर लिया होता है, सब दिमाग को पीछे खींचते हैं। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, यू कैंट मूव फॉरवर्ड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग बैकवर्ड। इसका मतलब सीधा है, सीख लेना जरूरी है, पर वहीं अटक जाना जहर है। लेखक सलाह देते हैं कि पछतावे को लेसन में बदलिए। एक कागज पर लिखिए, क्या हुआ, मेरी क्या गलती थी, अगली बार मैं अलग क्या करूंगा। और फिर उस कागज को बंद कर दीजिए। दिमाग को संकेत दीजिए कि फाइल क्लोज हो चुकी है। अब भावनाओं की बात आती है। डर। यार, डर सबको लगता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग डर से भागते नहीं, उससे बात करते हैं। लेखक कहते हैं, डर अक्सर भविष्य की काल्पनिक फिल्म होता है जो दिमाग चलाता रहता। अभ्यास दिया गया है, डर को नाम दीजिए और सबसे बुरा सिनेरियो लिखिए। फिर पूछिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। ज्यादातर मामलों में जवाब निकल आता है। जैसे ही दिमाग को प्लान मिलता है, डर की आवाज धीमी पड़ने लगती है। यहां एक रिलेटेबल पात्र जोड़ लेते हैं। मान लीजिए राहुल। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, ऊपर से तुलना, सोशल मीडिया पर सब सफल दिखते हैं। राहुल हर गलती पर खुद को कोसता है। लेखक की सीख के साथ राहुल एक छोटा बदलाव करता है। वह तुलना पकड़ता है। जब भी मन में आता है वो मुझसे आगे है, वह खुद से पूछता है, मैं आज एक कदम बेहतर क्या कर सकता हूं। यह सवाल उसकी ऊर्जा वापस लाता है। तुलना से दिशा नहीं मिलती, कार्रवाई से मिलती है। पहले अध्याय में एक और अहम बिंदु है। मानसिक मजबूती मतलब रिजिड होना नहीं, मतलब फ्लेक्सिबल होना है। परिस्थितियां बदलें तो रणनीति बदलो, मूल्यों को नहीं। लेखक चेतावनी देते हैं कि परफेक्शनिज्म भी ताकत चूस लेता है। हर चीज परफेक्ट करने की जिद आपको शुरू ही नहीं करने देती।
अभ्यासाज कोई एक काम इंटेंशनली गुड इनफ पर छोड़िए और आगे बढ़िए। ये दिमाग को सिखाता है कि प्रगति पूर्णता से ज्यादा कीमती है। भावनात्मक नियंत्रण के लिए लेखक सांस और शरीर का जिक्र करते हैं। जब दिमाग भटकता है, शरीर को एंकर बनाइए। धीमी सांस, 4 गिनती में सांस, 4 में रोक, 4 में छोड़। यह साधारण लगता है, पर नर्वस सिस्टम को संकेत देता है कि खतरा टल गया है। जैसे ही शरीर शांत, सोच साफ। ये कोई जादू नहीं, अभ्यास है। अब उम्मीद की बात। मानसिक मजबूती सीखने योग्य है। लेखक साफ कहते हैं, ये जन्म से तय नहीं होती। हर दिन के छोटे फैसले इसे बनाते हैं। आप किस कहानी पर विश्वास करते हैं, किस आवाज को सुनते हैं, किस आदत को दोहराते हैं, से आपकी इनर स्ट्रेंथ बनती है। सामान्य गलती लोग बड़े बदलाव चाहते हैं। लेखक कहते हैं, छोटे बदलाव टिकाऊ होते हैं। आज एक थॉट बदलिए, कल एक हैबिट। भाग के अंत में लेखक एक सवाल छोड़ते हैं जो चुभता है। अगर आप अपनी ताकत उन चीजों पर खर्च करना बंद कर दें जो आपके कंट्रोल में नहीं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? यार, यही सवाल अगला दरवाजा खोलता है, क्योंकि आगे लेखक बताएंगे कि हम अनजाने में अपनी मानसिक ऊर्जा कहां लुटा देते हैं और उसे वापस कैसे पाया जाए। देखिए, अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप दिन भर में कितनी बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है? किसी का व्यवहार, बीता हुआ समय, भविष्य का रिजल्ट, लोगों की राय। यार, हम सब करते हैं, और यहीं से दूसरा अध्याय असली चोट करता है। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मानसिक रूप से कमजोर लोग अपनी ताकत गलत जगह खर्च करते हैं, और सबसे बड़ी गलती उन चीजों को बदलने की कोशिश करना जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। एक लाइन है जो दिमाग में अटक जाती है, वरीइंग अबाउट थिंग्स यू कैंट कंट्रोल वेस्ट्स योर मेंटल एनर्जी। इसका मतलब सीधा है, चिंता आपको समझदार नहीं बनाती, बस थका देती है। अब आप सोच रहे होंगे, पर चिंता अपने आप हो जाती है, रोकें कैसे? लेखक यहीं पर एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका देते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल। वो कहते हैं, कागज लो और 3 गोले बनाओ। पहला जो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरा जिस पर थोड़ा असर डाल सकते हो, तीसरा जिस पर बिल्कुल नहीं। फिर अपनी चिंताओं को इन गोलों में डालो। ज्यादातर चिंता तीसरे गोले में मिलेगी। और जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करते हो, दिमाग को एक सिग्नल जाता है, हर आवाज पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। यार, ये बात सुनने में आसान है, लेकिन लागू करने में ईगो आड़े आता है। हमें लगता है अगर हम परेशान रहेंगे तो शायद हालात बदल जाएंगे। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाना है। जैसे राहुल की ही बात करें। ऑफिस में उसका बॉस अचानक मूड में रहता है। पहले राहुल हर बार परेशान होता था। आज क्या होगा? अब उसने सीखा कि बॉस का मूड उसके कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसकी तैयारी और प्रतिक्रिया उसके हाथ में है। नतीजा, तनाव कम, काम बेहतर। दूसरा बड़ा पॉइंट आता है, लोगों को खुश करने की बीमारी। यार, सच बताऊं, हम में से बहुत से लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यहीं गंवा देते हैं। लेखक कहते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करने वाला इंसान अंत में खुद से नाराज हो जाता है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, यू डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। इसका भाव यह है कि आपकी कीमत तालियों से तय नहीं होती। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप इनसेंसिटिव बन जाए। फर्क है रिस्पेक्ट और अप्रूवल में। रिस्पेक्ट जरूरी है, अप्रूवल की लत नहीं। इसे लागू कैसे करें? लेखक एक छोटा अभ्यास बताते हैं। अगली बार जब आप हां कहना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बुरा न मान जाए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपने मूल्यों के हिसाब से कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो विनम्रता से ना कहने का अभ्यास कीजिए। शुरुआत में गिल्ट आएगा, डर लगेगा, लेकिन हर बार ना कहते ही आपकी आत्म इज्जत थोड़ी मजबूत होगी। अब बात आती है कंपैरिजन की। यार, सोशल मीडिया ने इसे महामारी बना दिया है। लेखक कहते हैं, तुलना करना इंसानी आदत है, लेकिन लगातार तुलना मानसिक ताकत चूस लेती है। एक लाइन आती है, कंपैरिजन रॉब्स यू ऑफ जॉय, मतलब खुशी चुरा लेती है। समाधान? लेखक कहते हैं, तुलना को कंपटीशन में मत बदलो, इंस्पिरेशन में बदलो। अगर कोई आगे है, तो पूछो, मैं उनसे क्या सीख सकता हूं?
और फिर अपनी लेन में वापस आ जाओ। यहां राहुल फिर सामने आता है। वह रोज देखता है कि उसके कॉलेज के दोस्त आगे निकल गए हैं। पहले उसका मन भारी हो जाता था। अब वह हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य तय करता है, एक स्किल, एक हैबिट। वह अपनी प्रोग्रेस को अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करता है और यहीं से कॉन्फिडेंस लौटने लगता है। दूसरे अध्याय में एक और सतल लेकिन गहरी बात आती है, पास्ट को छोड़ना। लेखक कहते हैं, जब तक आप बीते हुए के साथ लड़ते रहेंगे, प्रेजेंट कमजोर रहेगा। एक पंक्ति है, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक होल्डिंग ऑन टू अ हॉट कोल। मतलब गुस्सा खुद को ही जलाता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें। इसका मतलब है कि आप अपने मन को आजाद कर लें। अभ्यास, जिस इंसान या घटना से गुस्सा है, उसे एक पत्र लिखिए, भेजना नहीं है। सब कुछ निकाल दीजिए, फिर उस पत्र को बंद कर दीजिए। ये क्लोजर दिमाग को राहत देता है। डर की बात फिर आती है, लेकिन इस बार अलग एंगल से। लेखक कहते हैं, कंफर्ट जोन में ज्यादा देर रहना भी मानसिक कमजोरी है। ग्रोथ डिस्कंफर्ट मांगती है। रोज एक छोटा डिस्कंफर्ट चुनिए, कोई मुश्किल बातचीत, कोई नया काम, कोई डरावना कदम, छोटा ही सही। ये रोज का एक्सपोजर दिमाग को सिखाता है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि ये सब बातें जुड़ती जा रही हैं, कंट्रोल, बाउंड्रीज, कंपैरिजन, फॉरगिवनेस, डिस्कंफर्ट। लेखक धीरे धीरे एक तस्वीर बना रहे हैं। मानसिक मजबूती कोई एक स्किल नहीं, हैबिट्स का सिस्टम है। हर दिन आप या तो अपनी ताकत बचाते हैं या लुटाते हैं। भाग के अंत में एक भारी सवाल छोड़ दिया जाता है, अगर आप आज से उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दें जो सच में आपके हाथ में हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। यार, यही सवाल अगले हिस्से में और गहरा होने वाला है, क्योंकि आगे लेखक बताएंगे कि असफलता, रिजेक्शन और दर्द से मानसिक रूप से मजबूत लोग कैसे निपटते हैं। अब जरा उस शब्द पर आते हैं जिससे हम सब डरते हैं, सफलता। यार, सच बताऊं तो ज्यादातर लोग यहीं पर टूटते हैं। तीसरे अध्याय में लेखक सीधे इसी नस पर हाथ रखते हैं। वो कहते हैं, असफलता खुद में समस्या नहीं है, समस्या है असफलता के बारे में हमारी कहानी। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो बहुत चुपचाप अंदर उतरती है, फेलियर डजंट डिफाइन यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट डज। यानी गिरना आपको छोटा नहीं बनाता, गिरने के बाद आप क्या करते हैं वही तय करता है कि आप कितने मजबूत हैं। लेखक यहां एक जरूरी फर्क बताते हैं, टेम्पररी सेटबैक और परमानेंट लेबल के बीच। मानसिक रूप से कमजोर लोग एक गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं, मैं नाकाम हूं, मुझसे नहीं होगा। जबकि मानसिक रूप से मजबूत लोग कहते हैं, मुझसे ये एक बार नहीं हुआ, बस। लाइन यहीं रुक जाती है। इसे लागू करने का अभ्यास दिया गया है, जब भी कोई गलती हो, अपने शब्द बदल दीजिए। मैं बेकार हूं की जगह ये तरीका काम नहीं किया। शब्द बदलते ही दिमाग की दिशा बदलती है। अब रिजेक्शन की बात आती है। यार, रिजेक्शन चुभता है। नौकरी से मना कर दिया गया, रिश्ते में ठुकरा दिया गया, आइडिया को नकार दिया गया। लेखक कहते हैं, रिजेक्शन को पर्सनल लेना मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी चोरी है। एक लाइन है, रिजेक्शन इजंट ऑलवेज अबाउट यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारी से भागें, बल्कि ये कि हर ना आपकी कीमत पर फैसला नहीं होता। कभी सामने वाले की जरूरत, टाइमिंग, डरभुत कुछ कारण होते हैं। यहां राहुल की कहानी फिर आगे बढ़ती है। उसने एक प्रमोशन के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया। पहले वह हफ्तों तक खुद को दोष देता। अब उसने लेखक का तरीका अपनाया। उसने फीडबैक मांगा, 2 स्किल्स चुनी जिन पर काम करना था, और एक टाइमलाइन बनाई। दर्द तो लगा, लेकिन दिशा भी मिली। यही फर्क है। मेंटल स्ट्रेंथ दर्द को डेटर में बदल देती है। तीसरे अध्याय में एक और गहरी बात आती है, कंफर्ट में भागना। जब हम फेल होते हैं तो या तो खुद को सजा देते हैं या डिस्ट्रैक्शन में भाग जाते हैं। लेखक कहते हैं, ना तो सेल्फ अटैक समाधान है, ना ही एस्केपिज्म। समाधान है ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन। अभ्यास दिया गया है, फेलियर के बाद 3 सवाल लिखो, क्या मेरे कंट्रोल में था, क्या नहीं था, अगली बार एक चीज क्या बदलूंगा। बस 3, ज्यादा नहीं। इससे दिमाग भटकता नहीं, सीख पर टिकता है। अब गिल्ट और शेम की बात आती है। यार, ये दोनों भाव बहुत भारी होते हैं। लेखक फर्क समझाते हैं। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया,
शेम कहता है मैं ही गलत हूं। मानसिक रूप से मजबूत लोग गिल्ट से सीखते हैं, शेम को पहचान कर हटाते हैं। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, शेम थ्राइव्स इन सीक्रेसी, यानी शर्म छुपाने से बढ़ती है। समाधान, भरोसेमंद इंसान से बात करना। जैसे ही बात बाहर आती है, उसका जहर कम हो जाता है। तीसरे अध्याय में रिजिलियंस का कॉन्सेप्ट आता है। लेखक कहते हैं, रिजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आपको झटका नहीं लगेगा, मतलब ये है कि आप बाउंस बैक करना सीख जाए। इसके लिए वो रूटीन की ताकत बताते हैं। मुश्किल समय में मोटिवेशन नहीं, रूटीन काम आता है। छोटे फिक्स्ड एक्शंस, सुबह उठने का समय, थोड़ी मूवमेंट, थोड़ा फोकस्ड काम। ये रूटीन दिमाग को स्टेबिलिटी देता है जब भावनाएं उथल पुथल में हों। अब आप सोच रहे हों, गे पर जब मन ही नहीं करता तब। लेखक बहुत ईमानदारी से कहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब मोटिवेटेड महसूस करना नहीं, कमिटेड रहना है। एक लाइन है, यू डोंट नीड टू फील गुड टू डू गुड, यानी अच्छा काम करने के लिए अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं। पहले काम, बाद में भावना। तीसरे अध्याय के आखिर में एक सुंदर लेकिन सख्त सच आता है। लेखक कहते हैं, दर्द से बचने की कोशिश आपको कमजोर बनाती है, दर्द से सीखना आपको मजबूत। हर सेटबैक आपको दो रास्ते देता है, या तो आप खुद को बचाने के लिए सिकुड़ जाए या खुद को बनाने के लिए फैले। चुनाव आपका है। यार, यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप गिरेंगे या नहीं। सवाल ये बन जाता है कि अगली बार गिरने पर आप खुद से कैसे बात करेंगे। और यही बातचीत अगले हिस्से में और गहरी होने वाली है, जब लेखक बताएंगे कि भावनात्मक नियंत्रण, इंपल्स और तात्कालिक सुख से मानसिक रूप से मजबूत लोग कैसे निपटते हैं। अब बात उस जगह की आती है जहां ज्यादातर लोग रोज हारते हैं, अपनी इंपल्सिस से। यार, ये वो पल होते हैं जब मन कहता है बस अभी कर लो, और दिमाग थक कर हामी भर देता है। चौथे अध्याय में लेखक इसी तात्कालिक सुख की लत पर सीधा वार करते हैं। वो कहते हैं, मानसिक मजबूती का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता और आपको खुद को रोकना होता है। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो चुभती है, गिविंग इन टू एवरी इम्पल्स वीकन्स योर मेंटल मसल, मतलब हर इम्पल्स पर झुकना आपकी मानसिक मांसपेशी को ढीला कर देता है। लेखक पहले ये साफ करते हैं कि इम्पल्स होना गलत नहीं है। दिमाग का काम है शॉर्टकट ढूंढना, आराम, मिठास टालना। समस्या तब बनती है जब इम्पल्स ड्राइवर सीट पर बैठ जाए। अब आप सोच रहे होंगे, पर इम्पल्स तो अपने आप आ जाता है, रोकें कैसे? यहीं लेखक एक प्रैक्टिकल रूल देते हैं, पोर्ज रूल। कोई भी बड़ा फैसला या टेम्प्टिंग एक्शन लेने से पहले खुद को थोड़ी देर दीजिए। 10 गहरी सांसें या बस 5 मिनट का इंतजार। ये छोटा सा गैप इम्पल्स और एक्शन के बीच एक दीवार खड़ी करता है। यहां एक लाइन आती है, फीलिंग्स आर टेम्पररी, कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट, यानी भावना अस्थायी है, नतीजा स्थायी। इसे समझाने के लिए लेखक बताते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से ऊपर रखते हैं। वो खुद से पूछते हैं, ये फैसला मुझे अभी अच्छा महसूस कराएगा या बाद में गर्व देगा? यार, ये सवाल बहुत काम का है। अब राहुल की जिंदगी में इसे देखें। रात को थका हुआ, फोन स्क्रॉल करते करते नींद गायब। पहले वह इंपल्स में बह जाता था। अब उसने एक छोटा नियम बनाया, सोने से पहले फोन चार्जिंग पर दूसरे कमरे में। शुरुआत में बेचैनी हुई, हाथ खाली लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में नींद सुधरी, सुबह हल्की लगी। यही मेंटल स्ट्रेंथ है, छोटे असुविधाजनक फैसले जो बड़े फायदे देते हैं। चौथे अध्याय में लेखक इमोशनल रिएक्शंस की भी बात करते हैं। उससे में भेजा गया मैसेज, तैश में लिया गया फैसला। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, जस्ट बिकॉज यू फील इट डजंट मीन यू शुड एक्ट ऑन इट, मतलब भावना का होना आदेश नहीं है, अभ्यास दिया गया है। जब भावनाएं तेज हों, एक्शन डिलेड रखो। लिखो, चलो पानी पियो, कुछ भी करो, बस तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। ज्यादातर बार भावना शांत होते ही आप खुद अपने पुराने रिएक्शन पर हैरान हो जाते हैं। लेखक प्लेजर वर्सेस पर्पस का फर्क समझाते हैं। प्लेजर तुरंत मिलता है, पर्पस समय लेता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग दोनों में संतुलन रखते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में पर्पस चुनते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन खुद को खुश करना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को अनुशासित करना जरूरी होता है।
एक लाइन है, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। इसका भाव यह है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज थोड़ा सख्त बनते हैं। अब एक आम गलती पर रोशनी डाली जाती है, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश। लेखक कहते हैं, इंपल्स कंट्रोल मसल की तरह है, एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बनते। अभ्यास एक इंपल्स चुनिए जिस पर आप काम करेंगे, बस एक। जैसे मीठा, देर तक जागना टालना। जब एक पर पकड़ बने तब अगले पर जाए, इससे दिमाग जीत का स्वाद चखता है। यहां डर भी सामने आता है, अगर मैं खुद को रोकूंगा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। लेखक मुस्कुराकर जवाब देते हैं, नहीं, जिंदगी साफ हो जाएगी। जब आप हर लालच के पीछे नहीं भागते तो आपके पास असली खुशी के लिए जगह बनती है, मेंटल क्लटर कम होता है। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं, मानसिक मजबूती सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिकती है। जब आप बार बार खुद से किए वादे निभाते हैं तो अंदर एक भरोसा बनता है, मैं खुद पर निर्भर हो सकता हूं। यही भरोसा आगे के तूफानों में काम आता है। और यहीं पर एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर आप अपनी इंपल्सेस को संभालना सीख जाए तो दूसरों के व्यवहार, रिश्तों और भावनात्मक उतार चढ़ाव में आप कैसे टिके रहेंगे? यार, यही सवाल अगले हिस्से में रिश्तों, बाउंड्रीज और इमोशनल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएगा। अब जरा रिश्तों की तरफ चलते हैं, क्योंकि यार, सच मानिए, हम जितनी लड़ाई अपने अंदर नहीं लड़ते, उससे ज्यादा दूसरों के साथ लड़ लेते हैं। 5वें अध्याय में लेखक इसी इमोशनल डिपेंडेंस और बाउंड्रीज की उलझन को खोलते हैं। वो साफ कहते हैं, मानसिक मजबूती का मतलब अकेले रहना नहीं, बल्कि रिश्तों में खुद को खोए बिना जुड़े रहना है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, यू कैंट कंट्रोल हाउ अदर्स फील बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। यानी दूसरों की भावनाएं आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर है। लेखक यहां एक आम जाल दिखाते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भ्रम। हम सोच लेते हैं कि सामने वाला दुखी है तो शायद हमारी गलती है, या वो खुश है तो हमारी जीत। यार, ये बोझ बहुत भारी होता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि हर इंसान अपनी भावनाओं का मालिक खुद है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेरहम बन जाए, मतलब ये है कि आप दूसरों की भावनाओं के हॉस्टेज नहीं बनते। अब आप सोच रहे हो, ये तो केयरिंग कैसे करें? लेखक फर्क समझाते हैं, केयर करना और रेस्क्यू करना अलग बातें हैं। केयर में एम्पैथी है, रेस्क्यू में कंट्रोल। रेस्क्यू करने वाला खुद थक जाता है और सामने वाला कमजोर। एक लाइन आती है, हेल्पिंग डजंट मीन फिक्सिंग, यानी मदद करना ठीक कर देना नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छी मदद होती है साथ खड़े रहना, लेकिन रास्ता खुद तय करने देना। राहुल की कहानी यहां फिर गहरी होती है। घर में एक रिश्तेदार हमेशा उसकी आलोचना करता है। पहले राहुल हर बार सफाई देता, बहस करता और अंदर से टूटता। अब उसने बाउंड्री बनाई। उसने तय किया कि वह हर टिप्पणी का जवाब नहीं देगा। वह सम्मान रखेगा, लेकिन खुद को साबित नहीं करेगा। शुरुआत में अजीब लगा, गिल्ट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी मेंटल एनर्जी बच रही है। यही बाउंड्री की ताकत है, शोर कम, क्लैरिटी ज्यादा। 5वें अध्याय में लेखक न कहने की कला पर लौटते हैं, लेकिन इस बार रिश्तों के संदर्भ में। वो कहते हैं, अगर आप हर बार दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखेंगे तो एक दिन रिजेंटमेंट पैदा होगा, और रिजेंटमेंट रिश्तों को धीरे धीरे जहर कर देता है। अभ्यास छोटे ना से शुरुआत करें, बड़े मुद्दों से पहले रोजमर्रा की छोटी बातें। इससे दिमाग और दिल दोनों सीखते हैं कि सीमा खींचना गलत नहीं। अब अप्रूवल की भूख फिर सामने आती है, लेकिन रिश्तों में। लेखक कहते हैं, अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय से तय होती है तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, इफ यू लिव फॉर अदर पीपल्स अप्रूवल याउल डाई बाय देयर रिजेक्शन। मतलब साफ है, तालियों पर जीने वाला इंसान चुप्पी से टूट जाता है। समाधान, अपने मूल्यों की सूची बनाइए। लिखिए कि आपके लिए क्या नॉन निगोशिएबल है। जब फैसले इन मूल्यों से निकलते हैं तो अप्रूवल की जरूरत कम हो जाती है। भावनात्मक दूरी की बात भी आती है। लेखक कहते हैं, हर भावना को अब्सॉर्ब करना जरूरी नहीं। एम्पैथी का मतलब स्पंज बनना नहीं। अभ्यास, इमेजिन कीजिए कि सामने वाले की भावना आपके पास आती है
आप उसे समझते हैं, लेकिन उसे अपनी जेब में नहीं डालते। ये विजुअलाइजेशन अजीब लग सकती है, लेकिन दिमाग को सिग्नल देती है, ये मेरा नहीं है। 5वें अध्याय में एक और सच्चाई सामने आती है, कुछ रिश्ते बदलते हैं, कुछ खत्म होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव को फेलियर नहीं मानते। वो जानते हैं कि हर रिश्ता हर मौसम के लिए नहीं होता। एक लाइन है, आउटग्रोइंग पीपल डजंट मीन यू डोंट करियर। मतलब आगे बढ़ना बेरुखी नहीं, विकास है। दर्द होगा, गिल्ट होगा, लेकिन खुद को छोटा करके किसी को साथ रखना और ज्यादा नुकसानदेह है। अध्याय के आखिर में लेखक एक शांत लेकिन गहरा निष्कर्ष रखते हैं। जब आप अपनी बाउंड्रीज साफ करते हैं तो रिश्ते कम नहीं होते, साफ होते हैं। कुछ लोग दूर जाते हैं, कुछ और करीब आते हैं, और जो बचते हैं वही असली होते हैं। यार, यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब सवाल ये नहीं कि दूसरे आपके साथ क्या करते हैं, सवाल ये है कि जब जिंदगी आपको बदलने पर मजबूर करती है, लॉस, चेंज, अनसर्टेनिटी, तब आप अंदर से कैसे टिके रहते हैं? यही अगले हिस्से की असली जमीन है। अब जिंदगी के उस हिस्से पर आते हैं जहां किसी की तैयारी काम नहीं आती। लॉस, बदलाव और अनिश्चितता। यार, 6ठे अध्याय में लेखक यहीं पर सबसे शांत लेकिन सबसे सख्त सच रखते हैं। वो कहते हैं, मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप दुख से बच जाए, मतलब ये है कि दुख के साथ भी आप खड़े रह सकें। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो भीतर तक उतरती है, पेन इज इनेविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द आएगा, लेकिन पीड़ा को लंबा खींचना हमारे चुनावों पर निर्भर है। लेखक सबसे पहले लॉस के भ्रम को तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि दुख का एक सही तरीका होता है, एक टाइमलाइन, एक शेप। वो कहते हैं, हर इंसान अलग तरह से शोक करता है और कंपैरिजन यहां भी जहर है। खुद से ये कहना कि मुझे अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, दरअसल खुद पर एक और बोझ डालना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने दुख को वैध मानते हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। अब आप सोच रहे होंगे तो करें क्या? लेखक एक प्रैक्टिकल ढांचा देते हैं। पहला, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब पसंद करना नहीं, मतलब लड़ाई बंद करना। जो हुआ उसे नहीं होना चाहिए था कहकर रोज रोज जीना ऊर्जा चूसता है। एक लाइन आती है, एक्सेप्टेंस फ्रीज यू टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। यानी स्वीकार करना आपको अगले कदम की आजादी देता है। अभ्यास जो नहीं बदला जा सकता, उसे एक कागज पर लिखिए और उसके आगे लिखिए, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन इसके साथ जीना सीख सकता हूं। दूसरा, मीनिंग बनाना। लेखक कहते हैं, दर्द अपने आप में अर्थ नहीं देता, लेकिन आप उससे अर्थ निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर लॉस का कोई बड़ा मकसद था। इसका मतलब ये है कि आप पूछते हैं, अब मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? यही सवाल दर्द को दिशा देता है। राहुल के साथ भी यही हुआ। एक करीबी दोस्त का साथ छूट गया। पहले वो खालीपन से भागता रहा, फिर उसने तय किया कि वो उस खाली समय में अपनी सेहत और सीख पर ध्यान देगा। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन वो बेकार नहीं गया। तीसरा, रूटीन की वापसी। लेखक कहते हैं, अनिश्चितता में रूटीन एंकर का काम करता है। मोटिवेशन गायब हो सकता है, रूटीन नहीं। छोटे फिक्स्ड एक्शंस, सुबह की चाल, तय समय पर खाना, थोड़ा काम, ये दिमाग को संदेश देते हैं कि जिंदगी पूरी तरह बिखरी नहीं है। एक अंग्रेजी पंक्ति है, स्ट्रक्चर क्रिएट्स स्टेबिलिटी व्हेन इमोशंस आर केओटिक। यानी ढांचा भावनात्मक तूफान में स्थिरता देता है। 6ठे अध्याय में चेंज की बात भी गहराई से आती है। बदलाव डराता है क्योंकि पहचान हिलती है। लेखक कहते हैं, आपकी पहचान रोल्स से बड़ी है। नौकरी, रिश्ता, स्टेटस, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन आपके मूल्य नहीं। अभ्यास 3 कॉ वैल्यूज लिखिए जो किसी भी हाल में आपके साथ रहेंगे। जब बदलाव आए तो पूछिए, इस नए हालात में मैं अपने मूल्यों को कैसे जीऊं? ये सवाल आपको विक्टिम से नेविगेटर बनाता है। अब अनसर्टेनिटी। यार, यही वो जमीन है जहां दिमाग सबसे ज्यादा कहानियां बनाता है। लेखक कहते हैं, सर्टेनिटी की तलाश अक्सर एंजाइटी बढ़ाती है। एक लाइन है, ट्राइंग टू एलिमिनेट अनसर्टेनिटी ऑफन इंक्रीजेस एंजाइटी। समाधान, टॉलरेंस बढ़ाना। रोज छोटे अनसर्टेनिटी चुनिए। प्लान किए बिना एक काम, तय जवाब के बिना एक सवाल। ये एक्सपोजर दिमाग को सिखाता है कि अनिश्चितता जानलेवा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात,
ग्रैटिट्यूड को लेखक यहां नया अर्थ देते हैं। वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप दर्द को नकार दें, मतलब ये है कि आप दर्द के बीच भी जो मौजूद है उसे देखें। अभ्यास दिन के अंत में एक चीज लिखिए जो मुश्किल के बावजूद ठीक रही, बस एक। ये दिमाग को बैलेंस सिखाता है। अध्याय के अंत में लेखक एक शांत सलाह देते हैं, जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आप खुद को कठोर नहीं, स्थिर बनाइए। कठोर चीजें टूटती हैं, स्थिर चीजें झुककर टिक जाती हैं। यार, यही लचीलापन मेंटल स्ट्रेंथ की असली पहचान है। और अब एक नया सवाल सामने खड़ा है। जब सब कुछ बदलता रहता है तो अपने लक्ष्य, आत्म अनुशासन और दिशा को आप कैसे बनाए रखते हैं? यही अगले हिस्से में खुलने वाला है। अब बात उस जगह की आती है जहां बहुत लोग चुपचाप फिसल जाते हैं। लक्ष्य, दिशा और रोज की निरंतरता। 7वें अध्याय में लेखक बहुत साफ कहते हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ मुश्किल वक्त में टिके रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज रोज सही दिशा में चलते रहने का नाम है, तब भी जब कुछ खास महसूस न हो रहा हो। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो यहां बहुत सटीक बैठती है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी एक दिन का जोश नहीं, रोज का चलना आपको आगे ले जाता है। देखिए यार, हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्य को इमोशन से जोड़ देते हैं। मन हुआ तो काम, मन नहीं हुआ तो कल। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं लक्ष्य भावना से नहीं, सिस्टम से पूरे होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग गोल नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। वो पूछते हैं आज वो कौन सा छोटा काम है जो मुझे सही दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा। बड़ा सपना बाद में, आज का छोटा कदम पहले। अब आप सोच रहे हो गे, पर जब मोटिवेशन ही नहीं हो तब? लेखक फिर वही सख्त लेकिन सच्ची बात दोहराते हैं। मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। एक लाइन आती है, यू वॉन्ट ऑलवेज फील मोटिवेटेड बट यू कैन ऑलवेज चूज टू बी डिसिप्लिन्ड। इसका भाव यह है कि फीलिंग आपका बॉस नहीं है। आप काम के बाद अच्छा महसूस करेंगे, काम से पहले नहीं। राहुल यहां फिर सामने आता है। उसने तय किया कि वो हर दिन पढ़ाई करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मन नहीं करता। पहले वो खुद को कोसता था, अब उसने सिस्टम बदला। उसने तय किया दिन में सिर्फ 20 मिनट। टाइम छोटा लेकिन तय। कुछ हफ्तों में वो 20 मिनट आदत बन गए और यहीं से कॉन्फिडेंस लौटा। क्योंकि जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो अंदर एक आवाज उठती है, मैं भरोसे के लायक हूं। 7वें अध्याय में लेखक लक्ष्य निर्धारण की एक आम गलती बताते हैं। सब कुछ या कुछ भी नहीं, या तो पूरा करेंगे या छोड़ देंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग बीच का रास्ता जानते हैं। वो कहते हैं बैड डे का मतलब बैड लाइफ नहीं होता। अगर आज आधा हुआ तो भी आधा जीत है। अभ्यास हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं मिनिमम क्या कर सकता हूं। ये मिनिमम रूल आपको ट्रैक पर रखता है। अब डिस्ट्रैक्शन की बात आती है। यार, दुनिया अटेंशन खा रही है। लेखक कहते हैं हर डिस्ट्रैक्शन आपका दुश्मन नहीं, लेकिन बिना सीमा के डिस्ट्रैक्शन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कम करता है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, फोकस इज सेइंग नो टू व्हाट डजंट मैटर, यानी ध्यान सिर्फ हां कहने का नाम नहीं, न कहने का भी नाम है। अभ्यास दिन के एक हिस्से को डिस्ट्रैक्शन फ्री घोषित कीजिए। फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। लेखक गोल्स और आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। वो कहते हैं अगर आप खुद को उसी इंसान की तरह देखने लगते हैं जो रोज सही काम करता है, तो काम आसान हो जाता है। जैसे मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो शरीर का ध्यान रखता है। ये पहचान आपको मुश्किल दिन में भी खींच लाती है। एक लाइन आती है, एक्ट इन लाइन विद द पर्सन यू वांट टू बिकम, मतलब पहले बनो फिर पाओ। 7वें अध्याय में पेशेंस की बात भी आती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जल्दी परिणाम की भूख से खुद को बचाते हैं। वो जानते हैं कि असली बदलाव धीमे दिखता है, लेकिन टिकता है। लेखक कहते हैं प्रोग्रेस को ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो, लेकिन टाइमलाइन को लेकर खुद को मत पीटो। हर सीध अलग समय लेता है। अंत में लेखक एक बहुत शांत निष्कर्ष रखते हैं, जब आपके पास साफ दिशा, छोटा सिस्टम और रोज की निरंतरता होती है, तो जिंदगी की आंधी भी आपको पूरी तरह भटका नहीं पाती। आप गिर सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन रास्ता नहीं भूलते। और यहीं पर अगला सवाल खड़ा होता है,
जब आप आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलने लगती है, तब ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी से आप खुद को कैसे बचाते हैं? यार, यही अगला मोड़ है जहां कई मजबूत दिखने वाले लोग भी फिसल जाते हैं। अब जरा उस जगह पर रुकते हैं जहां अक्सर गिरावट चुपचाप आती है, सफलता के बाद। यार, 8वें अध्याय में लेखक एक ऐसा सच सामने रखते हैं जिसे लोग मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं, सफलता जितनी खतरनाक नहीं, कभी कभी सफलता उससे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि असफलता आपको सतर्क बनाती है और सफलता आपको ढीला। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो यहां बिल्कुल सटीक बैठती है, सक्सेस कैन मेक यू कंप्लेसेंट इफ यू आर नॉट केयरफुल। यानी अगर सावधान न रहें तो सफलता आपको सुस्त बना देती है। लेखक बताते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा है ईगो को संभालना। जैसे ही चीजें चलने लगती हैं, दिमाग में एक आवाज आती है, देखा, मैं सही था, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यार, यही आवाज धीरे धीरे सीखने के दरवाजे बंद कर देती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस आवाज को पहचानते हैं और उससे बहस करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं क्या नहीं जानता? ये सवाल ईगो को छोटा और दिमाग को खुला रखता है। यहां लेखक ह्यूमिलिटी और लो सेल्फ एस्टीम का फर्क साफ करते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को कम समझना नहीं, बल्कि खुद को सही संदर्भ में समझना है। एक लाइन आती है, ह्यूमिलिटी कीप्स यू ग्रोइंग, एरोगेंस कीप्स यू स्टक। मतलब विनम्रता आपको आगे बढ़ाती है, घमंड आपको वहीं रोक देता है। इसे लागू करने का अभ्यास हर सफलता के बाद 3 चीजें लिखिए। क्या मेरे कंट्रोल में था? किसकी मदद से हुआ? और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये अभ्यास सफलता को सीख में बदल देता है। राहुल की कहानी यहां फिर मोड़ लेती है। मेहनत के बाद उसे पहचान मिलने लगती है। पहले वह हर तारीफ को अपनी काबिलियत का सबूत मान लेता था। अब उसने एक नियम बनाया, तारीफ सुनो, धन्यवाद कहो और काम पर लौट जाओ। उसने फीडबैक मांगना बंद नहीं किया। नतीजा, उसकी ग्रोथ रुकी नहीं। 8वें अध्याय में ओवर कॉन्फिडेंस की बात भी आती है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है। कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है, ओवर कॉन्फिडेंस तैयारी छोड़ देने से। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट ऑन प्रिपरेशन, ओवर कॉन्फिडेंस इग्नोर्स इट। मतलब तैयारी छोड़ी तो गिरावट तय है। अभ्यास जो काम आपको आता है, उसी में बेसिक्स पर लौटिए, फंडामेंटल्स की नियमित समीक्षा करें। चैंपियंस यही करते हैं। अब कंप्लेसेंसी, यार, ये बड़ा साइलेंट दुश्मन है। सब ठीक चल रहा है, इसलिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं, यही सोच आपको पीछे ले जाती है। लेखक कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत लोग अच्छे हालात में भी खुद को चुनौती देते हैं। वो छोटे स्ट्रेच गोल्स रखते हैं, आराम के बीच थोड़ा असुविधा जोड़ते हैं ताकि शार्प रहें। लेखक ग्रैटिट्यूड को यहां भी जोड़ते हैं, लेकिन अलग तरीके से। वो कहते हैं, ग्रैटिट्यूड ईगो का एंटीडोट है। जब आप जानते हैं कि आपकी सफलता कई कारकों का नतीजा है, मौका, समय, लोग, तो घमंड की जमीन खिसक जाती है। अभ्यास हर हफ्ते एक इंसान को धन्यवाद कहिए जिसने आपकी राह आसान की। ये आपको ग्राउंडेड रखता है। 8वें अध्याय का एक और अहम बिंदु है, आइडेंटिटी ट्रैप। सफलता के साथ लोग खुद को एक लेबल में बंद कर लेते हैं। मैं एक्सपर्ट हूं, मैं लीडर हूं। लेखक चेतावनी देते हैं, लेबल्स सीखने से रोकते हैं। एक लाइन है, डोंट लेट सक्सेस लॉक यू इनटू एन आइडेंटिटी। मतलब सफलता को जेल मत बनने दो, खुद को लर्नर बने रहने दीजिए। अध्याय के अंत में लेखक एक सख्त लेकिन जरूरी याद दिलाते हैं, मानसिक मजबूती का मतलब हमेशा ऊपर जाना नहीं, बल्कि गिरावट से पहले खुद को संभाल लेना है। जो लोग ईगो, कंप्लेसेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस को पहचान लेते हैं, वही लंबी दौड़ जीतते हैं। और अब अगला सवाल सामने है, आप ग्राउंडेड रहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं कि वो नकारात्मकता, शोर और बेकार की सोच में फंसे नहीं? यही अगले हिस्से की असली तैयारी है। अब आते हैं उस लड़ाई पर जो बाहर नहीं, भीतर चलती है, नकारात्मक सोच की लड़ाई। यार, 9वें अध्याय में लेखक बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ज्यादातर लोग हालात से नहीं, अपने ही दिमाग से हारते हैं। वही दिमाग जो रात को पुराने सीन चलाता है, भविष्य की डरावनी फिल्में बनाता है और हर छोटी गलती को बड़ा बना देता है। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो सीधे निशाने पर लगती है,
जस्ट बिकॉज यू थिंक समथिंग डजंट मीन इट्स ट्रू। यानी दिमाग में आया हर विचार सच नहीं होता। लेखक सबसे पहले ये समझाते हैं कि थॉट और फैक्ट में फर्क करना सीखना मेंटल स्ट्रेंथ की बुनियाद है। समस्या ये नहीं कि नकारात्मक विचार आते हैं, वो तो आएंगे। समस्या ये है कि हम उन्हें बिना जांच पड़ताल के मान लेते हैं। अभ्यास बहुत सिंपल है लेकिन असरदार। जब भी कोई भारी विचार आए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे खिलाफ है, खुद से पूछिए इसका सबूत क्या है, इसके खिलाफ सबूत क्या है। यार, जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, दिमाग जज से जांच अधिकारी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पर कभी कभी विचार बहुत रियल लगते हैं। लेखक मानते हैं, इसलिए वो एक और तरीका देते हैं, थॉट लेबलिंग, मतलब विचार को नाम देना। जैसे ये डर बोल रहा है, ये थकान बोल रही है, ये पुरानी याद है। एक लाइन आती है, नेम द थॉट टू टेम द थॉट, यानी नाम दीजिए, काबू में आ जाएगा। नाम देते ही विचार आप नहीं रहता, बस एक मानसिक घटना बन जाता है। राहुल यहां फिर सामने आता है। एक दिन उसे लगता है कि उसका काम बेकार है। पहले वो पूरा दिन इसी में डूबा रहता। अब वो लिखता है, आज दिमाग ने कहा मैं बेकार हूं, बस इतना। ये छोटा सा बदलाव उसे उस विचार से थोड़ा दूर खड़ा कर देता है। दूरी आते ही विकल्प दिखने लगते हैं। 9वें अध्याय में रूमिनेशन की बात आती है, एक ही बात को बार बार चबाना। लेखक कहते हैं, सोचना और चबाना अलग हैं। सोचना समाधान की ओर ले जाता है, रूमिनेशन आपको वहीं घुमाता रहता है। एक अंग्रेजी पंक्ति है, ओवरथिंकिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाधान टाइम बाउंड सोच। खुद को तय समय दीजिए, 15 मिनट लिखिए, सोचिए, निर्णय लीजिए। टाइम खत्म तो ध्यान किसी एक्शन पर। इससे दिमाग को आदत पड़ती है कि सोच का भी एंड होता है। अब नेगेटिविटी बायस की बात आती है। दिमाग बुरे को ज्यादा याद रखता है, ये उसकी वायरिंग है। लेखक कहते हैं, इस बायस को संतुलित करना सीखना होगा। अभ्यास दिन के अंत में 3 चीजें लिखिए जो ठीक रहीं। बहुत बड़ी नहीं, छोटी भी चलेंगी। ये ग्रैटिट्यूड नहीं, री ट्रेनिंग है। आप दिमाग को पूरा चित्र दिखा रहे हैं, सिर्फ अंधेरा नहीं। लेखक सेल्फ टॉक पर भी गहराई से जाते हैं। यार, आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही आपकी मेंटल क्लाइमेट बनाता है। एक लाइन आती है, टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टू समवन यू केयर अबाउट, यानी जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो वैसे खुद से करो। इसका मतलब झूठी तारीफ नहीं, ईमानदार सहारा। ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख रहा हूं। इस तरह की भाषा दिमाग को सहयोगी बनाती है, दुश्मन नहीं। अब एक सतल लेकिन पावरफुल पॉइंट आता है, इनपुट डायट। लेखक कहते हैं, आप जो पढ़ते, देखते, सुनते हैं, वही आपके विचारों का कच्चा माल है। अगर हर वक्त नकारात्मक खबरें, शिकायतें, तुलना, तो दिमाग वही बनाएगा। अभ्यास दिन का एक हिस्सा न्यूज और सोशल से दूर। इस खाली जगह में कुछ ऐसा डालिए जो आपको शांत या स्पष्ट करे चलना, पढ़ना, लिखना। ये सेंसरशिप नहीं, सेल्फ केयर है। 9वें अध्याय में एक्सेप्टेंस फिर लौटती है, लेकिन थॉट्स के संदर्भ में। लेखक कहते हैं, हर नकारात्मक विचार को हटाने की कोशिश मत करो। कभी कभी उसे आने दो, बैठने दो और जाने दो। लड़ाई कम होगी तो ताकत बचेगी। एक लाइन है, यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू हैव टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। मतलब नियंत्रण नहीं, संबंध बदलना है। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत जरूरी याद दिलाते हैं, दिमाग एक औजार है, मालिक नहीं। जब आप उसे ट्रेन करते हैं तो वो आपका साथ देता है, जब आप उसे खुला छोड़ देते हैं तो वो आपको घसीटता है। फर्क सिर्फ अभ्यास का है। और अब अगला सवाल सामने आता है, जब दिमाग शांत होने लगे तो शरीर, ऊर्जा और सेहत को आप कैसे अलाइन करते हैं ताकि मेंटल स्ट्रेंथ टिकाऊ बने। यार, यही अगला पड़ाव है। अब जरा उस सच पर आते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दिमाग अकेला नहीं चलता, शरीर उसे ढोता है। 10वें अध्याय में लेखक बहुत साफ कहते हैं कि मानसिक मजबूती हवा में नहीं टिकी रहती, उसकी जड़ें शरीर, ऊर्जा और रोज की देखभाल में होती हैं। यार, आप कितना भी सही सोच लें, अगर शरीर थका हुआ है, नींद टूटी है, खाना गड़बड़ है, तो दिमाग भी लड़खड़ा जाएगा। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो यहां बिल्कुल फिट बैठती है, योर बॉडी फ्यूअल्स योर माइंड, यानी शरीर ईंधन है, दिमाग इंजन। लेखक शुरुआत नींद से करते हैं। नींद को अक्सर आलस समझ लिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं,
नींद अनुशासन है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि थका हुआ दिमाग गलत फैसले करता है, इंपल्सिव होता है और नकारात्मकता की ओर जल्दी झुकता है। अभ्यास बहुत सीधा है। सोने और उठने का समय तय। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, लेकिन दिशा एक होनी चाहिए। और सोने से पहले एक छोटा रिचुअल, फोन दूर, रोशनी कम, सांस धीमी। ये रिचुअल दिमाग को संकेत देता है कि अब लड़ाई बंद। अब भोजन की बात आती है। लेखक कोई डाइट पुलिस नहीं बनते। वो कहते हैं खाना सिर्फ पेट नहीं, मूड भी बनाता है। बहुत ज्यादा शक्कर, बहुत ज्यादा जंक ये दिमाग को रोल कोस्टर पर चढ़ा देता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग एक्सट्रीम नहीं, बैलेंस चुनते हैं। अभ्यास एक मील को सुधारिए, बस एक। जैसे सुबह का नाश्ता। जब आप एक जगह नियंत्रण लाते हैं तो बाकी जगह अपने आप सुधरने लगती है। शारीरिक गतिविधि पर लेखक खास जोर देते हैं, लेकिन जिम के नाम से नहीं डराते। वो कहते हैं मूवमेंट दिमाग की दवा है। चलना, खिंचाव, हल्की कसरत जो भी आपको सूट करे। एक लाइन आती है, मूवमेंट चेंजेस योर मेंटल स्टेट। मतलब शरीर हिलते ही दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है। राहुल ने भी यही किया। जब सोच भारी होती, वो मिनट टहल लेता। समस्या गायब नहीं होती, लेकिन संभालने लायक हो जाती। 10वें अध्याय में एनर्जी मैनेजमेंट की बात आती है। लेखक कहते हैं हर काम हर समय नहीं किया जा सकता। मानसिक मजबूती का मतलब यह भी है कि आप अपनी एनर्जी को पहचानें। कब आप शार्प होते हैं, कब सुस्त। अभ्यास एक हफ्ते तक नोटिस करें कि दिन के किस समय आप सबसे बेहतर सोचते हैं। उसी समय सबसे मुश्किल काम रखिए। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको स्मार्ट बनाती है, न कि बस मेहनती। अब रेस्ट की बात। यार, रेस्ट को अक्सर रिवॉर्ड समझ लिया जाता है। काम हो जाए तब आराम। लेखक कहते हैं रेस्ट रिसोर्स है, रिवॉर्ड नहीं। बिना रेस्ट के आप जल जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग गिल्ट फ्री रेस्ट करना सीखते हैं। इसका मतलब पूरा दिन पड़े रहना नहीं, बल्कि सच में डिस्कनेक्ट करना। एक लाइन है, रेस्ट इज नॉट क्विटिंग, इट्स रिफ्यूलिंग। यानी आराम हार मानना नहीं, फिर से भरना है। भावनात्मक और शारीरिक संकेतों को सुनना भी यहां आता है। लेखक कहते हैं अगर शरीर लगातार थकान, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन दिखा रहा है तो ये कमजोरी नहीं, सूचना है। अभ्यास दिन में 2 बार पॉज लेकर पूछिए, मेरा शरीर अभी क्या चाहता है। पानी, चलना, रुकना। छोटे उत्तर बड़े असर लाते हैं। 10वें अध्याय का एक सटल पॉइंट है, रूटीन का शरीर के साथ अलाइनमेंट। जब आप रोज एक जैसे समय पर उठते, खाते, चलते हैं तो शरीर प्रिडिक्टेबिलिटी पाता है, और प्रिडिक्टेबिलिटी एंजाइटी कम करती है। दिमाग को लगता है सब कुछ अराजक नहीं है। अध्याय के अंत में लेखक एक शांत लेकिन ठोस निष्कर्ष रखते हैं। मानसिक मजबूती कोई सिर्फ सोच की कला नहीं, जीने की व्यवस्था है। जब शरीर साथ देता है तो दिमाग अकेला नहीं लड़ता। और अब अगला सवाल उठता है, जब शरीर और दिमाग अलाइन होने लगते हैं तो आप आदतों को कैसे टिकाऊ बनाते हैं ताकि ये सब कुछ हफ्तों का जोश बनकर न रह जाए। यार, यही अगला मोड है जहां असली बदलाव स्थायी बनता है। अब बात उस जगह की आती है जहां अच्छे इरादे अक्सर दम तोड़ देते हैं। आदतों की निरंतरता। 11वें अध्याय में लेखक बहुत शांत लहजे में लेकिन बिल्कुल सख्ती से कहते हैं कि मानसिक मजबूती किसी एक सही फैसले से नहीं बनती, बल्कि उन फैसलों की दोहराव से बनती है जो उबाऊ लगने लगते हैं। यार, सच यही है, जो चीज असर करती है वही जल्दी बोरिंग भी हो जाती है। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो यहां दिल पर लगती है, मोटिवेशन स्टार्ट्स हैबिट्स बट कंसिस्टेंसी सस्टेन्स देम। यानी आदतें जोश से शुरू होती हैं लेकिन चलती हैं निरंतरता से। लेखक सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि आदतें स्ट्रांग विल पावर से बनती हैं। वो कहते हैं विल पावर सीमित है, एनवायरनमेंट ताकतवर। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को हर दिन लड़ाई में नहीं डालते, बल्कि माहौल ऐसा बनाते हैं कि सही काम आसान और गलत काम मुश्किल हो जाए। अभ्यास जो आदत आप बनाना चाहते हैं उसका क्यू सामने रखिए। जैसे पढ़ना है तो किताब मेज पर, चलना है तो जूते दरवाजे के पास, और जो आदत छोड़नी है उसका रास्ता लंबा कर दीजिए। ये सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ डिजाइन है। अब आप सोच रहे हो गे पर बीच में छूट जाए तो? लेखक बहुत मानवीय जवाब देते हैं, छूटेगी। मानसिक मजबूती का मतलब परफेक्ट रहना नहीं, बल्कि जल्दी लौट आना है। एक लाइन आती है,
नेवर मिस ट्वाइस, मतलब एक दिन छूट गया तो ठीक, दूसरे दिन नहीं। ये नियम गिल्ट को आदत तोड़ने से रोकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक गलती के बाद सब छोड़ देते हैं। राहुल यहां फिर दिखता है। उसने रोज लिखने की आदत बनाई, लेकिन एक हफ्ते बाद 2 दिन छूट गए। पहले वो हार मान लेता, अब उसने नेवर मिस ट्वाइस अपनाया। तीसरे दिन उसने बस 5 मिनट लिखा, बहुत कम, लेकिन कॉन्टिन्यूटी बच गई। यही मेंटल स्ट्रेंथ है, छोटे पुल बनाना, बड़े ड्रामे नहीं। 11वें अध्याय में आइडेंटिटी का एंगल फिर लौटता है। लेखक कहते हैं, आदतें टिकती हैं जब वो आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं। मैं रोज दौड़ता हूं से ज्यादा ताकतवर है, मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम, यानी हर छोटा काम उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। अब ट्रैकिंग की बात आती है। लेखक कहते हैं जो मापा जाता है वही सुधरता है, लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं। ट्रैकिंग का मकसद सजा देना नहीं, जागरूकता है। अभ्यास एक सिंपल कैलेंडर या चेक मार्क, आज किया या नहीं, बस इतना। जैसे जैसे चेन बनती है, उसे तोड़ने का मन नहीं करता। ये विजुअल प्रूफ दिमाग को बताता है कि आप बदल रहे हैं। 11वें अध्याय में रिवॉर्ड्स की भूमिका भी आती है। लेखक कहते हैं दिमाग तुरंत इनाम चाहता है, जबकि अच्छी आदतों का फल देर से मिलता है। समाधान छोटे, स्वस्थ रिवॉर्ड्स, जैसे एक हफ्ता कंसिस्टेंसी के बाद पसंदीदा चाय, शांत समय या कुछ अच्छा पढ़ना। लेकिन रिवॉर्ड आदत को नुकसान न पहुंचाए, ये जरूरी है। अब रिलैप्स की बात, यार ये बहुत जरूरी हिस्सा है। लेखक कहते हैं, रिलैप्स फेलियर नहीं, फीडबैक है। अगर आदत टूटी तो पूछिए, क्या ट्रिगर था? थकान, तनाव, माहौल? दोषारोपण मत करो, डिजाइन सुधारो। एक लाइन है, एडजस्ट द सिस्टम नॉट योर सेल्फ वर्थ, मतलब सिस्टम बदलिए, खुद की कीमत नहीं घटाइए। अध्याय के अंत में लेखक एक ठोस निष्कर्ष रखते हैं, मानसिक मजबूती तेज बदलावों से नहीं, शांत दोहराव से बनती है। जब आप उबाऊ दिनों में भी सही काम चुनते हैं, तब असली ताकत पैदा होती है। और अब एक आखिरी बड़ा सवाल उभरता है, जब आदतें बन जाती हैं, दिशा साफ होती है, तब जीवन के दबाव, संकट और बड़े फैसलों में मानसिक मजबूती को आप कैसे लागू करते हैं? यार, यही अगले हिस्से की असली कसौटी है। अब जरा उन पलों की बात करते हैं जहां सारी थ्योरी अचानक इम्तिहान में आ जाती, हैबड़े फैसले, भारी दबाव, और वो मोड़ जहां गलत कदम की कीमत ज्यादा होती है। 12वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि मानसिक मजबूती का असली इस्तेमाल यहीं होता है। रोजमर्रा की आदतें आपको तैयार करती हैं ताकि संकट के वक्त आप बिखरे नहीं। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो यहां बहुत काम की है, प्रेशर रिवील्स योर हैबिट्स, यानी दबाव नया इंसान नहीं बनाता, वही दिखाता है जो आप अभ्यास से बन चुके होते हैं। लेखक सबसे पहले निर्णय लेने की बात करते हैं। जब दबाव होता है तो दिमाग दो चरम पर भागता है, या तो जल्दबाजी या पैरालिसिस। मानसिक रूप से मजबूत लोग बीच का रास्ता चुनते हैं, वो निर्णय को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। अभ्यास, बड़े फैसले से पहले 3 सवाल लिखिए। सबसे बुरा क्या हो सकता है? मैं उसे कैसे संभालूंगा? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? यार, ये सवाल डर को आकार देते हैं। बिना आकार का डर सबसे ज्यादा डराता है। अब इमोशंस के रोल पर आते हैं। लेखक कहते हैं, भावनाएं जानकारी देती हैं, आदेश नहीं। बड़े फैसलों में भावना को सुनना है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील नहीं देना है। एक लाइन आती है, यूज इमोशंस एज डेटर नॉट डायरेक्टिव्स, मतलब भावना संकेत दे, फैसला नहीं चलाए। अभ्यास, अगर भावनाएं तेज हों तो फैसला 24 घंटे रोक दीजिए। समय अक्सर क्लैरिटी देता है। राहुल यहां फिर सामने आता है। उसे शहर बदलने का मौका मिलता है, एक्साइटमेंट और डर दोनों। पहले वो या तो तुरंत कूद पड़ता या महीनों टालता। अब उसने लेखक का तरीका अपनाया। उसने प्रोज कॉन्स लिखे, वर्स्ट केस प्लान बनाया और एक छोटी डेडलाइन तय की। फैसला परफेक्ट नहीं था, लेकिन कॉन्शियस था। यही मेंटल स्ट्रेंथ है, परफेक्ट आउटकम नहीं, जिम्मेदार चुनाव। 12वें अध्याय में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी गहराई से बात होती है। लेखक कहते हैं, स्ट्रेस से लड़ना उसे बढ़ाता है, उसे चैनल करना सीखिए। अभ्यास, स्ट्रेस को एक्शन में बदलिए। जब दबाव बढ़े तो एक छोटा कंट्रोलेबल काम चुनिए और उसे पूरा कीजिए। यह दिमाग को सिग्नल देता है,
मैं बेबस नहीं हूं कंट्रोल की ये अनुभूति स्ट्रेस को कम करती है। अब क्राइसिस की बात। यार, क्राइसिस में दिमाग टनल विजन में चला जाता है। लेखक सलाह देते हैं, पर्सपेक्टिव एक्सपैंड करो। खुद से पूछो, ये बात 1 साल बाद कितनी बड़ी लगेगी। इसका मतलब समस्या को छोटा करना नहीं, बल्कि उसे सही पैमाने पर रखना है। एक अंग्रेजी पंक्ति है, जूम आउट टू सी क्लियरली, यानी थोड़ा पीछे हटो, तस्वीर साफ होगी। लेखक सपोर्ट सिस्टम का महत्व भी बताते हैं। मानसिक मजबूती अकेले सब सह लेना नहीं है, सही मदद मांगना भी ताकत है। अभ्यास 3 लोगों की सूची बनाइए जिनसे आप अलग अलग तरह की मदद ले सकते हैं। सलाह, भावनात्मक सहारा, प्रैक्टिकल मदद। संकट के वक्त सूची बनाना मुश्किल होता है, पहले से बनाइए। 12वें अध्याय में बाउंड्रीज फिर लौटती हैं, इस बार काम और जीवन के बीच। लेखक कहते हैं, अगर हर संकट में आप खुद को जला देंगे तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। बाउंड्रीज लक्ष्री नहीं, सस्टेनेबिलिटी हैं। अभ्यास दिन का एक हिस्सा जहां आप अनअवेलेबल हों। ये दुनिया से नहीं, बर्नआउट से दूरी है। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत स्थिर निष्कर्ष रखते हैं। बड़े फैसले और संकट मानसिक मजबूती को जन्म नहीं देते, वो उसकी परीक्षा लेते हैं। जो आपने रोज सीखा वही वहां काम आता है। आप सही कदम उठा सकते हैं, भले ही डर मौजूद हो। और अब आखिरी मोड़ों की ओर बढ़ते हुए एक नया सवाल उठता है। जब जिंदगी बार बार आपको आजमाती है, तो आशा, अर्थ और अंदर की आग को आप कैसे जिंदा रखते हैं? यार, यही अगला हिस्सा खोलने वाला है। अब जरा उस धागे को पकड़ते हैं जो सब कुछ जोड़कर रखता है। आशा और अर्थ। 13वें अध्याय में लेखक कहते हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ सहन करने का नाम नहीं है, ये जीने का कारण ढूंढने का नाम भी है। यार, बिना अर्थ के अनुशासन बोझ बन जाता है और बिना आशा के साहस सूख जाता है। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो बहुत शांत तरीके से भीतर उतरती है, होप इज नॉट विशफुल थिंकिंग, इट्स अ प्रैक्टिस। यानी आशा कोई हवा में उड़ती उम्मीद नहीं, बल्कि रोज निभाया जाने वाला अभ्यास है। लेखक सबसे पहले आशा के बारे में फैली एक गलतफहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं आशा मतलब सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं, नहीं, आशा का मतलब है चाहे जो हो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। ये फर्क बहुत बड़ा है। जब आप आउटकम पर नहीं, एजेंसी पर भरोसा करते हैं, तब आपकी ताकत टिकाऊ बनती है। अभ्यास खुद से पूछिए, मेरे पास अभी कौन से विकल्प हैं? भले ही 2 ही क्यों ना हो। विकल्प दिखते ही आशा सांस लेने लगती है। अब अर्थ की बात आती है। लेखक कहते हैं, अर्थ कोई एक बड़ा मिशन नहीं होता, अक्सर वो छोटे कामों में छिपा होता है जिन्हें आप ईमानदारी से करते हैं। एक लाइन आती है, मीनिंग ग्रोज फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। यानी जब आप किसी काम, किसी इंसान, किसी प्रक्रिया में योगदान देते हैं तो अर्थ पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश महसूस करेंगे, बल्कि ये कि आपका दुख भी किसी दिशा में बहने लगेगा। राहुल यहां एक नए रूप में दिखता है। वो समझता है कि हर दिन महान महसूस करना जरूरी नहीं। उसने अपने लिए 3 एंकर्स तय किए, सीख, सेहत, सेवा। जब दिन खराब होता तो वह इनमें से किसी एक में छोटा योगदान करता। 5 पन्ने पढ़ लिए, मिनट चला, किसी को मैसेज कर दिया, दिन बच जाता। क्योंकि अर्थ छोटे कामों से लौट आता है। 13वें अध्याय में ग्रैटिट्यूड फिर आता है, लेकिन इस बार गहराई के साथ। लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड सूची बनाना नहीं, दृष्टि बदलना है। दर्द के बीच भी जो काम कर रहा है उसे देख पाना। एक अंग्रेजी पंक्ति है, ग्रैटिट्यूड डजंट डिनाई पेन, इट बैलेंसेज इट। यानी कृतज्ञता दर्द को नकारती नहीं, संतुलित करती है। अभ्यास दिन के अंत में एक सवाल लिखिए, आज किसने या किस चीज ने मेरा साथ दिया? जवाब छोटा हो सकता है, एक कॉल, एक धूप की किरण, एक समय पर मिला काम। अब सिनिसिज्म की बात। यार, दुनिया थका देती है और थकान से तंज पैदा होता है। लेखक चेतावनी देते हैं, सिनिसिज्म खुद को बचाने का आसान तरीका लगता है, लेकिन ये आशा को धीरे धीरे मार देता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग रियलिज्म चुनते हैं। आंखें खुली, दिल खुला। वो मानते हैं कि बुराई है पर अच्छाई भी है। अभ्यास हर हफ्ते एक कहानी या अनुभव ढूंढिए जहां किसी ने सही काम किया। ये भोलेपन नहीं, संतुलन का अभ्यास है। लेखक पर्पस और प्रेशर का फर्क भी समझाते हैं। पर्पस ऊर्जा देता है, प्रेशर ऊर्जा खाता है।
अगर आपका क्यों आपको कुचल रहा है तो वो पर्पस नहीं, एक्सपेक्टेशन है। अभ्यास अपने क्यों को दो हिस्सों में लिखिए, जो मुझे खींचता है और जो मुझे डराता है। डर वाले हिस्से को हल्का कीजिए, खींचने वाले को मजबूत। यहीं से अंदर की आग स्थिर बनती है। 13वें अध्याय में फेथ की भी बात आती है, किसी एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि भरोसे के रूप में कि प्रयास बेकार नहीं जाएगा। लेखक कहते हैं, आप हर परिणाम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयास की ईमानदारी कंट्रोल कर सकते हैं। एक लाइन है, कमिट टू द प्रोसेस, लेट आउटकम्स अनफोल्ड, यानी प्रक्रिया से वफादारी रखो, नतीजे अपना रास्ता खोज लेंगे। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत मानवीय सच्चाई रखते हैं। आशा और अर्थ कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, ये हर दिन दोबारा चुनी जाती हैं। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ भारी। फर्क ये है कि आप भारी दिनों में भी छोटे दिए जलाते रहेंगे या नहीं। और अब आखिरी मोड पास है, जब आप आशा, अर्थ और अनुशासन के साथ जीना सीख लेते हैं, तब अपनी मानसिक मजबूती को दूसरों के लिए उपयोगी कैसे बनाते हैं और खुद को उस इंसान में कैसे ढालते हैं जो लंबी उम्र तक स्थिर रहता है। यार, यही अगला हिस्सा समेटने वाला है। अब बात उस मोड की है जहां मानसिक मजबूती सिर्फ आपकी निजी जीत नहीं रहती, बल्कि दूसरों के काम आने लगती है। 14वें अध्याय में लेखक कहते हैं, जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, तब आपकी मौजूदगी ही किसी और के लिए सहारा बन सकती है। यार, उपदेश देने से नहीं, उदाहरण बनने से। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो बहुत क्वाइटली असर करती है, योर स्ट्रेंथ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट हेल्प्स अदर्स स्टैंड, यानी आपकी ताकत तब अर्थ पाती है जब उससे कोई और भी खड़ा हो सके। लेखक शुरुआत करते हैं इन्फ्लुएंस से। वो कहते हैं, हर इंसान इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो माने या नहीं। आपका तनाव, आपकी शांति, आपकी प्रतिक्रियाएं सब आसपास के लोगों पर फैलती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस जिम्मेदारी से डरते नहीं, इसे समझदारी से निभाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबकी समस्या सुलझाए, बल्कि ये कि आप पैनिक नहीं फैलाते। अभ्यास, जब सामने वाला घबराया हो तो पहले खुद की सांस और आवाज को स्थिर करें। आपकी स्थिरता दूसरे के नर्वस सिस्टम को भी शांत करती है। राहुल यहां एक नए रोल में आता है। ऑफिस में मुश्किल प्रोजेक्ट, टीम घबराई हुई। पहले वो भी बेचैन हो जाता। अब उसने सीखा कि जवाब नहीं, दिशा देना जरूरी है। उसने कहा, हम इसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, बस इतना। माहौल बदल गया। यही लीडरशिप है, सब कुछ जानना नहीं, शांत रहना। 14वें अध्याय में कंपैशन की बात भी गहराई से आती है। लेखक कहते हैं, कंपैशन का मतलब खुद को भूल जाना नहीं। असल कंपैशन बाउंड्रीज के साथ आती है। एक लाइन है, यू कैन कैरी डीपली विदाउट कैरिंग एवरीथिंग, यानी आप गहराई से परवाह कर सकते हैं बिना सब बोझ उठाए। अभ्यास, मदद की पेशकश करते समय अपनी क्षमता साफ रखें। मैं ये कर सकता हूं और ये मेरी सीमा है, दोनों एक साथ कहने की हिम्मत रखें। अब टीचिंग बाय लिसनिंग। यार, बहुत लोग मदद करने के चक्कर में सुनना भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, कभी कभी सबसे मजबूत काम है बिना समाधान दिए सुनना। इससे सामने वाला खुद के जवाब तक पहुंचता है। अभ्यास, अगली बातचीत में सलाह देने से पहले 3 सवाल पूछिए। सवाल क्लैरिटी लाते हैं, सलाह डिपेंडेंस। लेखक मेंटोरशिप की भी बात करते हैं, लेकिन पेडिस्टल पर बैठकर नहीं। वो कहते हैं, अपने संघर्ष साझा करना दूसरों को हिम्मत देता है। एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, वल्नरेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट, यानी अपनी कमजोरियां छुपाना नहीं, समझदारी से साझा करना भरोसा बनाता है। इसका मतलब ओवरशेयरिंग नहीं, मतलब सही जगह, सही मात्रा। 14वें अध्याय में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक और पहलू आता है, गिविंग विदाउट बर्निंग आउट। लेखक चेतावनी देते हैं, अगर आप खुद को रिचार्ज किए बिना देते रहेंगे तो कड़वाहट आएगी। अभ्यास, देने और लेने का संतुलन लिखिए। हफ्ते में एक चीज जो आप देते हैं और एक जो आप लेते हैं। सीख, आराम, खुशी, संतुलन ही स्थिरता है। अब लेगेसी की बात आती है, बड़े शब्दों में नहीं। लेखक कहते हैं, आपकी लेगेसी रोज के व्यवहार में छिपी होती है। आप दबाव में कैसे बोलते हैं, गलती पर कैसे संभलते हैं, दूसरों की जीत पर कैसे खुश होते हैं। एक लाइन है, पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील अंडर प्रेशर, यानी दबाव में आपकी इंसानियत याद रहती है।
अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत सादा लेकिन गहरा निष्कर्ष रखते हैं। जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं तो आप दुनिया के लिए बोझ नहीं, सहारा बनते हैं। और यही मानसिक मजबूती का सामाजिक रूप है। अब आखिरी पड़ाव सामने है। सवाल ये नहीं कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इसे कैसे जिएंगे, दिन दर दिन, गिरते पड़ते फिर उठते हुए। यार, यही अंतिम हिस्सा समेटेगा कि इस पूरी यात्रा को एक जीवन दर्शन में कैसे बदला जाए। अब आखिरी हिस्से में कोई नई तकनीक नहीं, कोई चौंकाने वाला फॉर्मूला नहीं आता। 15वें अध्याय में लेखक बहुत शांति से, लगभग दोस्त की तरह पूरी यात्रा को समेटते हैं। वो कहते हैं, मानसिक मजबूती कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप टिक जाए, ये चलने का तरीका है। यार, ये ऐसी चीज नहीं कि एक दिन सीख ली और काम खत्म, इसे रोज जीना पड़ता है। एक अंग्रेजी पंक्ति है जो इस पूरे सफर का निचोड़ बन जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ इज अ डेली चॉइस, यानी हर दिन किया गया चुनाव। लेखक यहां एक जरूरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डर नहीं लगेगा, सेल्फ डाउट नहीं होगा, मन नहीं टूटेगा। वो साफ कहते हैं, ऐसा दिन नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप डर के बावजूद कदम उठाना सीख जाते हैं। आप डाउट को आवाज मानते हैं, आदेश नहीं। आप टूटते हैं, लेकिन वहीं डेरा नहीं डालते। यही मैच्योरिटी है, यही असली ताकत। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं कैसे जानूं कि मैं मेंटली स्ट्रांग बन रहा हूं? लेखक इसके लिए कोई स्कोर कार्ड नहीं देते, बल्कि कुछ संकेत बताते हैं जो धीरे धीरे दिखने लगते हैं। जैसे आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं लेकिन उनसे बहते नहीं। आप मदद मांगने में शर्म नहीं करते। आप अपने साथ ईमानदार रहते हैं, भले ही वो असहज हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालते। राहुल की कहानी यहां आखिरी बार सामने आती है, लेकिन अब किसी हीरो की तरह नहीं। वो वही आम इंसान, हैकबही थका हुआ, कभी कंफ्यूज्ड, कभी मजबूत। फर्क बस इतना है कि अब वो खुद से भागता नहीं। बुरा दिन आए तो वो खुद से कहता है, आज मुश्किल है लेकिन मैं संभाल लूंगा। अच्छा दिन आए तो वो जमीन पर रहता है। वो जान गया है कि मानसिक मजबूती ड्रामेटिक नहीं होती, क्वाइटली रिलायबल होती है। लेखक यहां एक बहुत मानवीय बात कहते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश में खुद से नफरत मत करना। मेंटल स्ट्रेंथ हार्श बनने से नहीं, ऑनेस्ट बनने से आती है। एक लाइन आती है, बी फर्म विथ योर गोल्स, जेंटल विथ योर सेल्फ, यानी लक्ष्य के साथ सख्त रहो लेकिन खुद के साथ नरम। ये संतुलन टूटेगा तो या तो बर्नआउट आएगा या छोड़ देना। अब जीवन दर्शन की बात आती है। लेखक कहते हैं, अगर आप हर परिस्थिति को 3 सवालों से देखना सीख लें तो जिंदगी बहुत हद तक संभल जाती है। पहला है, मेरे कंट्रोल में क्या है? दूसरा, मैं अभी सबसे सही अगला कदम क्या उठा सकता हूं? तीसरा, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? यार, ये सवाल बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा काम के हैं। ये आपको वर्तमान में रखते हैं। लेखक ये भी मानते हैं कि कुछ दिन आप फेल होंगे। आप पुरानी आदतों में लौटेंगे, गुस्सा करेंगे, टालेंगे। और वो कहते हैं, यही इंसान होना है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये कि आप गिरने के बाद खुद को बेकार घोषित नहीं करेंगे। आप उठेंगे, धूल झाड़ेंगे और अगला छोटा कदम लेंगे। बस अगला, पूरी सीढ़ी नहीं। 15वें अध्याय में एक बहुत शांत आग्रह आता है, कंपैरिजन से बाहर निकलने का। आपकी यात्रा किसी और की यात्रा से न तेज है न धीमी, वो आपकी है। जिस दिन आप खुद की प्रगति को पहचानने लगते हैं, उसी दिन भीतर शांति आती है। एक अंग्रेजी पंक्ति है, रन योर ओन रेस। इसका मतलब ये नहीं कि सीखो मत, बल्कि ये कि खुद को रौंदकर आगे मत बढ़ो। अंत में लेखक पाठक से कोई वादा नहीं करवाते, वो बस एक निमंत्रण देते हैं। आज से अपने साथ ईमानदार रहिए। जो कर सकते हैं वो कीजिए, जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार कीजिए, और जो सीख सकते हैं उसके लिए खुले रहिए। मेंटल स्ट्रेंथ इसी सादगी में पलती है। यार, पूरी किताब का सार अगर एक सांस में कहना हो तो बस इतना, आप अपने जीवन की हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने चुनाव जरूर कर सकते हैं। और जब आप रोज थोड़ा बेहतर चुनाव करना सीख लेते हैं, तब आप सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं बनते, आप स्थिर, भरोसेमंद और इंसान बनते हैं।
वही इंसान जो जिंदगी को सहता नहीं, जीता है।